संविधान के तहत पिछले लेक्चर में आपको जुडिशरी या न्यायपालिका के बारे में बताया जा रहा था। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक इतिहास बताया था और निश्चित तौर पे उस इतिहास से क्वेश्चन बनता है। इतिहास में आगे थोड़ा भी बढ़ना है, कुछ बातें बची हैं। इतिहास में 2-3 बातें बची हैं, उसको बता दिया जाए, तब जुडिशरी के बारे में और प्रावधानों को बताया जाए। देखिए, आपका बताया गया था कि 28 जनवरी, ये डेट 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये डेट कई बार कंपटीशन में आ चुका है। भ्रम इसलिए पैदा हो जाता है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसी तारीख को उच्चतम न्यायालय की स्थापना नहीं हो गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। दूसरा यह है कि जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की बात है, अब उच्चतम न्यायालय से पहले कौन कौन न्यायालय एपेक्स थे, तो इंग्लैंड में एक था प्रिवी काउंसिल, कल बता दिया गया था डिटेल में, और दूसरा भारत में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय था। भारत में संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट था। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है, प्रिवी काउंसिल का कि संघीय न्यायालय का कि दोनों का? तो आपका जवाब रहेगा दोनों का। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिवी काउंसिल में अपील जाती थी, अब वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और संघीय न्यायालय जिस शक्ति का प्रयोग करता था वे शक्तियां ट्रांसफ़र हो गई हैं। और किसको सभी शक्तियां ट्रांसफ़र हो गई हैं? हमारे उच्चतम न्यायालय की को ट्रांसफ़र हो गई हैं। ये अनुच्छेद पूछा जाता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 135 में इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ा जाए, 2 क्वेश्चन और सामान्य 2-3 बनते हैं, उसको देखा जाए, तब आपका शुरू किया जाए आगे। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये बनता है कि प्रिवी काउंसिल द्वारा, यानी कि प्रिवी काउंसिल द्वारा, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन यूपीजे में, पीसी द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनको सेट असाइड करने का अधिकार, अपास्त करने का अधिकार, उलटने का अधिकार किसको प्राप्त है? क्या भारत का उच्चतम न्यायालय प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य है? क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट पीसी द्वारा दिए गए निर्णय को सेट असाइड कर सकता है कि नहीं? ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार आ चुका है। केस जरूर याद रखिए, श्रीनिवास वर्सेस नारायण। केस याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्सेस नारायण के वाद में उच्चतम न्यायालय ने 1954 में ही ये बता दिया कि प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय से उच्चतम न्यायालय
बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर सकता है और पास कर सकता है। अब समस्या ये बनती है कि क्या उच्च न्यायालय भी ऐसा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ चुका है, बिहार में पिछली बार ही पूछा गया। क्या हाई कोर्टों को पावर है कि वह प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर दें और पास कर दें? तो आपका जवाब रहेगा उच्च न्यायालयों को ये शक्ति नहीं है। फिर क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये शक्ति नहीं है तो ये बात किस अनुच्छेद में दी गई है? क्या कहीं संविधान में कहीं लिखा गया है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 225 में। 225 से ये नियम निकलता है। स्पष्ट रूप से 225 में ये नहीं लिखा गया है, लेकिन इस बात का उल्लेख जरूर है कि उच्च न्यायालय उस सीमा में रहेंगे, उस सीमा का पालन करेंगे जिस सीमा के अंदर वह संविधान लागू होने के पूर्व थे। चूँकि संविधान लागू होने के पूर्व वह प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिसाइड नहीं कर सकते थे, अतः आज भी वह सीमा लागू रहेगी। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपका जे में बनता है जो वह देखा जाए, क्या उच्चतम न्यायालय स्वयं द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य हैं? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देता है, क्या अपने ही निर्णय को, स्वयं के निर्णय को सेटिसाइड या अपास्त कर सकता है कि नहीं? तो अच्छे से ये भी केस सहित याद रखिएगा, कई बार यूपी में पूछा गया है, बिहार में। उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय से बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती निर्णयों को सेटिसाइड कर सकता है, अपास्त कर सकता है। अब जो क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये बात किस केस में कही गई कि उच्चतम न्यायालय अपनी द्वारा दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर सकता है। केस पूछा जाता है तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार स्टेट ऑफ बिहार के केस में 1955 का केस है। उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय से बाउंड या बाध्य नहीं है। अपने ही निर्णय को उच्चतम न्यायालय चाहें तो सेटिसाइड कर सकता है। अब सेटिसाइड किया है कि नहीं, एक दो उदाहरण देखा जाए। एक दो उदाहरण देखना ही पड़ेगा। पहला केस आता है आपका शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह का आता है। और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इन दोनों केसों में दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने उलट दिया या सेटिसाइड कर दिया और वह आईसी गोलकनाथ के वाद में सेटिसाइड कर दिया। ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है
कि गोलकनाथ के वाद में किन दो पूर्ववर्ती मामलों में दिए गए निर्णयों को अपास्त किया गया। ये यूपीजे में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, गलत न हो तो शंकरी प्रसाद खोजिएगा, सज्जन सिंह खोजिएगा। फिर गोलकनाथ में दिए गए निर्णय को भी उच्चतम न्यायालय ने सेट साइड कर दिया। और किस केस में, तो केशवानंद भारती के केस में सेट साइड कर दिया। हाँ, निर्णय अपास्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जजों की संख्या या पीठ बड़ी होनी चाहिए। तो गोलकनाथ के केस में 11 जज थे और केशवानंद भारती के केस में टोटल 13 जजों की पीठ बैठी, जो अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि 4-5 क्वेश्चन आपका ये बताए गए, ये लगातार बनते हैं। अगला देखा जाए, आपका कह सकते हैं ये तो सामान्य बातें रही, सामान्य बातों को अब आगे बढ़ाया जाए। आगे ये बढ़ाना है कि आखिर न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, या एपेक्स कोर्ट की आवश्यकता क्यों, या सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी कि क्या कारण है कि एक एपेक्स कोर्ट बनाया जाए जो मामले को हैंडल करे। इन कारणों पर अब विचार किया जाए। देखिए, पहला कारण ये है कि एपेक्स कोर्ट या जो सर्वोच्च न्यायालय हो वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, यानी कि फ्री हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, यानी कि किसी के प्रति कोई बायस न करे। इस मुद्दे पर हम आएंगे, अलग से क्वेश्चन इसका बनाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले आवश्यकता आपका दिखाना है, संविधान को दिखाना है। परिसंघात्मक देशों में लिखित संविधान होता है और संविधान में कई बातें लिखी हैं, कई बातें नहीं लिखी गई रहती। अतः संविधान का इंटरप्रिटेशन की ही बात आए, पहला संविधान की व्याख्या की बात आए, संविधान का अर्थ निकालने की बात आए, इंटरप्रिटेशन की बात आए, तो कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो संविधान का निर्वचन करे, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करे, जिसे सभी लोग माने और सभी लोग माने। और भारत में आपका भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याकर्ता भी है, इंटरप्रिटेशन करता है। ये क्वेश्चन टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि संविधान का निर्वचन किसके द्वारा, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसके लिए अनुच्छेद 145 भी को रिलेट करके पढ़िएगा। अनुच्छेद 145 ये बताता है कि 2 दशाओं में कम से कम 5 जजों की पीठ द्वारा ही मामले की सुनवाई की जाएगी। कौन कौन सी 2 दशाएं हैं? पहला, जहां संविधान की व्याख्या करनी हो, संविधान का निर्वचन करना हो, और दूसरा, जहां भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी मांगी हो, सलाह मांगी हो। ऐसी दशा में कम से कम 5 जजों की पीठ द्वारा ही इस पर विचार किया जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा।
आगे देखा जाए, अब दूसरा आपका आया कि एपेक्स न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों। तो दूसरी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि परिसंघात्मक संविधान के तहत संविधान तमाम संस्थाओं का सृजन करता है। तमाम संस्थाओं का सृजन संविधान करता है। अगर वे संस्थाएं अपने राइट का हनन करती हैं, अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या अपने कर्तव्यों को नहीं निभाती, तो कम से कम एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो इन संस्थाओं पर नकेल कस सके, अर्थात इन संस्थाओं को अधिकारिता से बाहर जाने पर रोक सके। जैसे कुछ संस्थाएं हम बताते हैं, जैसे कि आपका निर्वाचन आयोग हो गया। निर्वाचन आयोग हो गया, अगर ये मनमाना करे तो संवैधानिक संस्था है, कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया इत्यादि। अर्थात संविधान द्वारा तमाम बॉडी, तमाम संस्थाओं की स्थापना की जाती है। अगर वे संस्थाएं अपना अधिकार का हनन करें तो उनको कौन रोके? तो आपका जवाब रहेगा सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए एपेक्स कोर्ट की स्थापना की जाती है। अगला देखा जाए, परिसंघात्मक संविधान या फेडरल स्ट्रक्चर के जो देश हैं, वहाँ जो मुख्य रूप से होता है कि संघ और राज्य में, संघ तथा राज्य में, यानी कि यूनियन और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर होता है। शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्तियों का विभाजन किया जाता है, अर्थात किस विषय पर कौन कानून बना सकता है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। अब ये समस्या है कि अगर संघ राज्य के मामलों में कानून बना दे या राज्य संघ के मामलों में कानून बना दे, तो कोई तो ऐसी बॉडी हो जो इन पर कंट्रोल कर सके और इन्हें अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोके। इसलिए एपेक्स न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला आया आपका, एपेक्स न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में व्यक्तियों और नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, जो स्टेट के विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध हैं। और अगर राज्य इन मूल अधिकारों का हनन करता है तो कोई तो ऐसी बॉडी हो जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करे। इसके लिए आपका एपेक्स कोर्ट का होना अति आवश्यक है। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू का आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक परीक्षण या जुडिशियल रिव्यू। देखिए, हो सकता है विधायिका और कार्यपालिका मनमाना कानून बनाए, मनमाने ढंग से लागू करे, तो कोई तो ऐसी बॉडी हो जो इनके मनमानेपन पर रोक लगा सके। जैसे कि वर्तमान समय में जो मुद्दा चल रहा है, हाथरस का मुद्दा चल रहा है, कार्यपालिका का नज़रिया देखिए। कार्यपालिका मनमानी पर मनमानी करती जा रही हैं और लाश को बिना दिखाए रात में जला दिया गया, ये कहते हुए कि परिवार की सहमत थी और लाश सड़ रही थी।
आप खुद देखिए 24 घंटे में क्या लाश सड़ जाती। अब भाई लाश सड़ रहे हैं तो आपका बर्फ़ पर रखिए, तमाम उपाय हैं। अब 2 बजे रात में न बाँस रहेगा न बाँसुरी बजेगी, अर्थात साक्ष्य को मिटा दिया जाए। तो ऐसी दशा में सभी लोग न्यायपालिका की ओर ही देख रहे हैं कि न्यायपालिका इस मामले में कुछ न कुछ करेगी, यानी कि कार्यपालिका के मनमानी कार्यों पर रोक लगाने का कार्य भी एपेक्स कोर्ट ही करता है, हाई कोर्ट भी करता है। और आपको जानकारी भी होगी कि उच्चतम न्यायालय में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हो चुका है और उच्च न्यायालय लखनऊ उच्च इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ जो शाखा है उच्च न्यायालय, उसने तो सुमोटो से स्वप्रेरणा पर यानी कि स्वयं को व्यथित मानते हुए इस मामले में काग्निजेंस भी ले लिया है। आगे देखा जाए, ये हमने कुछ आधार बताए कि आपका क्यों न्यायपालिका की आवश्यकता एपेक्स न्यायपालिका की पड़ती है। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है मेंस में आजकल बहुत ज़्यादा बन रहा है, सिद्ध कीजिए या उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र भी है और निष्पक्ष भी है। यानी कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दोनों हैं, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। अभी आपका पिछली बार बिहार सिविल जज की परीक्षा में अभी हम केस बताएंगे, वो केस पूछा गया था। इस बार जो 30 तारीख को ही, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी आपका जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, आपका उस नेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। देखिए, आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका पर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में बता दिया जाए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बन रहा है। क्वेश्चन का मॉडल देख लिया जाए मेंस के लिए। उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिससे यह दर्शित होता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। ये 2016 के यूपी सिविल जज की परीक्षा में भी मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह अनिवार्य है कि न्यायपालिका को विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए एवं निष्पक्ष भी होना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका पर, जुडिशरी पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का दबाव न हो और दबाव से मुक्त होकर कह सकते हैं कि न्यायपालिका कार्य करे ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके, लोगों के राइट की रक्षा हो सके। इस विषय पर आपका जो केस है वह केस देखा जाए। पहले आपका SP गुप्ता वर्सेज भारत संघ, आपका 2 केस पहले देखा जाए। SP गुप्ता वर्सेज भारत संघ, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, ये क्वेश्चन काफ़ी बन चुका है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। 1982 का क्वेश्चन है। ये केस 1982 का है, उच्चतम न्यायालय का केस है, निर्णय है। इसमें
देखिए, पिछली बार जो यूपी सिविल जज की परीक्षा में बना था कि किस केस में 7 जजों की पीठ थी, तो आपका जवाब रहेगा एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश पूछा जहाँ कितने से निर्णय आया, तो 4-3 से, ये नेट में पूछा गया। लोकहितवाद या पीआईएल की परिभाषा किस केस में दी गई, तो एसपी गुप्ता। किस जज ने दिया, तो जस्टिस पीएन भगवती ने दिया। और इसी केस में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आपका संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और विधायिका या संसद संविधान में संशोधन करके भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती। देखिए, इस केस के पहले एक केस बताना चाहिए था, थोड़ा क्रम उल्टा हो गया। इस केस के पहले एक केस पढ़ लीजिएगा, और वही केस इस बार नेट में भी पूछा गया था और पिछली बार बिहार सिविल जज की परीक्षा में भी पूछा गया था। श्रीमती आपका इंदिरा नेहरू गांधी, यानी कि श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी, नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण, ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये केस आपका पूछा भी गया था। देखिए, बिहार सिविल जज ने क्या बनाया। इस केस में 2 बातें मुख्य रूप से आई, आपका अभी नेट में भी पूछा गया था। पहली बात ये आई कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन या इलेक्शन या चुनाव संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और संसद इसमें संविधान में संशोधन करके भी बदलाव नहीं ला सकती। जो बिहार सिविल जज में और बिहार सिविल जज में पूछा गया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यह किस केस में बताया गया, तो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण। आगे देखा जाए, भारतीय संविधान में तमाम ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जहाँ की यह निष्कर्षित होता है, यह दर्शित होता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है और भारत की न्यायपालिका बिना विधायिका के दबाव के और बिना कह सकते हैं कि कार्यपालिका के दबाव के निर्णय देने में सक्षम है। आइए उन एक प्रावधानों को देखा जाए जहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष एवं स्वतंत्र है। पहला लिखिएगा, मेंस में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति दिखाइएगा। जहाँ तक न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट की बात है, आइए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 के क्लाज 2 में दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के प्रधान अर्थात हमारे प्रेसिडेंट अर्थात हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये प्रावधान किया गया है, यानी कि सामान्य नियम ये है कि भारत का राष्ट्रपति ही कह सकते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन आपका बता दिया जाए जो वर्तमान नियम है, ये नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले रखा है।
भारत के राष्ट्रपति तो केवल एक कठपुतली जैसे हो गए। जैसे कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ मानवाधिकार देखिए, रोज प्रशासन व्यक्तियों के ह्यूमन राइट का घोर उल्लंघन कर रहा है और मानवाधिकार कह सकते हैं और महिला आयोग अपने ही कार्यों में व्यस्त हैं। मानवाधिकार का मतलब ये हुआ जो हाथी के दिखाने वाले दांत वो मानवाधिकार हैं, करने का पावर होते हुए भी कुछ करता नहीं है। तो मानवाधिकार संस्थाओं को भी समाज में आगे आना चाहिए ताकि लोगों के मानवाधिकार की रक्षा की जा सके। आइए, राष्ट्रपति भी केवल नाम मात्र का प्रधान है। अब नियुक्ति कैसे की जाती है, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम का गठन किया। कोलिजियम ये क्वेश्चन बनता है भाई, देखिए अच्छे से यूपीजे में मॉडल देखिए। उच्चतम न्यायालयों में या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक्चुअल पावर, वास्तविक शक्ति किसके पास है? ये क्वेश्चन बना था, तो आप मारिएगा कोलिजियम। कोलिजियम का मतलब हुआ चयन समूह, इसको कहते हैं चयन मंडल। इसको कहते हैं चयन मंडल, ये जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बिहार में भी पूछा जा सकता है। एक्चुअल पावर किसके पास है? कोलिजियम। ये जो कोलिजियम या चयन मंडल बनता है, तमाम लोग हमेशा भ्रम में रहते हैं। आज इस चयन मंडल को हम डिटेल में बताते हैं आपका। देखिए चयन मंडल कैसे बनता है। ये जो कोलिजियम है इसको अच्छे से तैयार रखिए, बार बार लोग परेशान रहते हैं। कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट में बनता है। पहला नियम, इसमें न्यायाधीश रहते हैं और न्यायाधीश मिलकर ही रिकमेंड करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाए। तो अगर उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, अच्छे से जानिएगा, नियुक्ति करना है, तो जो उच्चतम न्यायालय में कोलिजियम बनेगी वह 1+4 की होगी। अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और 4 अन्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के मिलकर कोलिजियम बनाएंगे और इनके रिकमेंड पर ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इन 4 में उच्चतम न्यायालय का भावी मुख्य न्यायाधीश भी होगा। तो याद रखिए, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय में कोलिजियम 1+4 की। उच्च न्यायालय में नियुक्ति अगर करना है किसी जज को करना है तो ये भी कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट में बनेगी, लेकिन 1+2 की कोलिजियम बनती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उच्चतम न्यायालय का के 2 अन्य न्यायाधीश चयन मंडल बनाएंगे, नामों पर विचार करेंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को हाई कोर्ट का जज नियुक्त करता है। और अगर एक हाई कोर्ट से
किसी दूसरे हाई कोर्ट को किसी जज को ट्रांसफ़र करना है, अंतरण करना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम बनेगी 1+4 की बनेगी। यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहेगा, 4 अन्य न्यायमूर्ति रहेंगे। ये मिलकर भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड करेंगे, सलाह देंगे और तब भारत का राष्ट्रपति उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक ट्रांसफ़र कर सकेगा। यानी कि इससे ये निष्कर्षित होता है, इससे ये दर्शित होता है कि नियुक्ति में कार्यपालिका का अब कोई रोल ही नहीं है। रोल नहीं है, क्यों रोल नहीं है? क्योंकि न्यायाधीश जिसको चाहेंगे वही न्यायाधीश बनेगा। यहाँ एक आलोचना भी की जाती है, भाई किसी को बुरा न लगे, आलोचना के रूप में लीजिए। ये आलोचना की जाती है कि जज के रिश्तेदार, उनके परिवार वाले ही जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बनाए जा रहे हैं। दूसरी आलोचना ये है कि चूँकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के मामले में कोई रिजर्वेशन नहीं है, अतः दूसरा आरोप ये लगाया जाता है कि ओबीसी, एससी, एसटी और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी संख्या कम है। ये आरोप लगाया जाता है, ये आलोचना आप कर सकते हैं। आपका इस समस्या को दूर करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन भी किया गया था और अनुच्छेद 124A जोड़ा गया, अनुच्छेद 124B जोड़ा गया, अनुच्छेद 124C जोड़ा गया। और ये हुआ कि जो कोलिजियम रिकमेंड करेंगे, जो कोलिजियम अब बनेगी, उसमें 50% लोग कार्यपालिका के और 50% न्यायपालिका के, और ये लोग डिसाइड करेंगे कि किसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। इसको चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के केस में ये केस पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2015 का केस है। इस वाद में अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट के ये जो 50, आगे डिटेल में अभी बताया जाएगा, ये जो 50-50% का खेल था इसको चैलेंज किया और कहा कि हजूर, इससे तो न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर इफेक्ट पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने इन आपका संशोधनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ता है, ये हम नहीं मानेंगे। अर्थात वर्तमान में पुराना सिस्टम कोलिजियम ही लागू है आज भी, और वहीं कोलिजियम सिस्टम से ही आज भी जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ये केस याद रखिएगा। इसमें बताया फिर सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के मामले में कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें संविधान में संशोधन करके भी इसे बदला नहीं जा सकता।
अगली क्लास आपका कल चलेगी। आपका धन्यवाद।